हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर 10B में। और यूनिट 4 ही चल रही है, चैप्टर नंबर 2 है। और आपको चैप्टर का नाम याद ही है, ऑल्टरनेटिंग करंट। बेटे मैं बात करने जा रहा हूं एवरेज पावर इन डिफरेंट एसी सर्किट्स। हमने अभी एवरेज पावर का फॉर्मूला निकाला था, ईवी आईवी कॉस फाई। उसे डिफरेंट सर्किट्स में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमारे 6 सर्किट्स हैं, तो 6 के 6 में इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आर सर्किट को। आर सर्किट के बारे में बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलो भाई क्या थी। इसमें करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। तो फेज डिफरेंस कितना होता है? जीरो। फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो बताओ पावर का फॉर्मूला क्या था? एवरेज पावर थी ईवी आईवी कॉस फाई। फाई की वैल्यू जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो बताओ पावर का फॉर्मूला क्या रह जाएगा? ईवी आईवी। ये बिल्कुल उस जैसा है जैसे पावर का फॉर्मूला वी आई होता था। आप चाहें तो पावर के फॉर्मूले आपने ऐसे पढ़े हुए हैं, वी आई आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। आप चाहें तो उस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ओम्स लॉ क्या है मालूम है? V बराबर आई आर था, तो इसका ओम्स लॉ मैंने आपको लिखाया है। इसका था EV बराबर IV/R। कोई बच्चा चाहे तो यहां से IV की वैल्यू भी लगा सकता है, EV की भी लगा सकता है। IV की वैल्यू हो गई EV/R, यहां लिख सकता है। तो पावर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, EV और IV की वैल्यू लगा दी, EV/R। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा पावर का, EV² अपॉन R। किस जैसा है ये? V²/R जैसा। तो इस तरह से आप फॉर्मूले आसानी से डेराइव कर सकते हैं। ये जो है ये है ओम्स लॉ इन आर सर्किट। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात कर रहे हैं एल सर्किट की, क्योंकि आर सर्किट के बाद मैंने एल सर्किट पढ़ाया था। तो देखो बच्चों, सेकंड आता है एवरेज पावर कंजम्पशन इन एल सर्किट। तो देखो भाई, इन एल सर्किट लिख दे रहा हूं क्योंकि आर्टिकल का नाम ही है एवरेज पावर। तो इन एल सर्किट। अब याद करो एल सर्किट में क्या था, बोलो बोलो भाई। हाँ बिल्कुल सही, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आप याद करो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना था? 90 डिग्री का। तो फेज डिफरेंस 90 है भाई, π/2 या 90 डिग्री। अब बताओ पावर कितना हो जाएगा? पावर एवरेज हो जाएगा ईवी आईवी कॉस फाई, कॉस 90। और कॉस 90 होता है 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, याद रखो। बोलो भाई क्या याद रखना है? एल सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है। ये बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैं तुम्हें यहां थोड़ा समझा देता हूं। एल और सी दोनों सर्किट्स में एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है। अभी सी का भी निकालूंगा मैं, लेकिन समझ लो अब क्या मतलब है। मैंने कहा था एसी को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें हमारी करंट को कंट्रोल कर सकती हैं एसी को, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। एल, सी और आर। अगर आप आर से कंट्रोल कराएंगे ना करंट को, तो आपको बेटे पावर कंज्यूम करनी पड़ती है। सम पावर इज ऑलवेज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, क्योंकि इसमें एवरेज पावर कंजम्पशन 0 नहीं होता है। लेकिन अगर आप एल या सी से आप एसी को कंट्रोल करें, यानी रेजिस्टेंस लगाना है तो इंडक्टेंस की फॉर्म में लगाएं या कैपेसिटेंस की फॉर्म में लगाएं, तो करंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं और एवरेज पावर कंजम्पशन भी 0 होगा। यानी आपके पैसे भी बचेंगे, कोई पावर वेस्ट भी नहीं जाएगी
और करंट भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये एसी का बड़ा वर्सेटाइल पॉइंट है। एसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग आर, एल एंड सी। If you control AC by using R circuit, there will be definitely a power loss. And if you control AC by using L or C, in both cases the average power consumption is zero. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अब सी सर्किट पर आ रहे हैं, जरा देखो अगले पेज पर। बोलो भाई किस सर्किट की चर्चा कर रहे हैं? बोलो भाई एवरेज पावर कंजम्पशन निकालने हैं इन सी सर्किट। सर्किट को मैंने सी के टी लिख दिया है। सी के टी का मतलब सर्किट है शॉर्ट में। इसमें भी तुम्हें पता है करंट लीड्स द ईएमएफ बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2, हेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इज 90 डिग्री। You know the formula of average power. It is EV IV cos phi, और cos में 90 डिग्री लगाओगे तो एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो हो जाएगा। तो याद रखो एल सर्किट में और सी सर्किट में दोनों में ही एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो होता है। इसका मतलब यह है अगर आधी साइकिल में उन्होंने एनर्जी ली सर्किट से, तो बाकी आधी साइकिल में उतनी ही एनर्जी सर्किट को वो वापस कर देते हैं। आप कह सकते हैं सर कैपेसिटर तो चार्ज होने में एनर्जी लेता है। हाँ लेता है, लेकिन हाफ साइकिल में जितनी एनर्जी उसने ली चार्जिंग में, और अगली हाफ साइकिल में उतनी ही एनर्जी उसने डिस्चार्जिंग के रूप में आपको दे दी। इस तरह से एवरेज पावर कंजम्पशन कितना हो गया? जीरो। जैसे आपने 10 रुपए मुझसे लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने वो 10 रुपए वापस कर दिए। अब कोई पूछे बताओ भाई कितने पैसे लिए हैं, तो मैं कहूंगा जीरो। इस तरह की बात है, ठीक है। अब देखो बेटा बात कर रहे हैं इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट, दो चीजों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। रेडी हो? अच्छा बताओ कौन कौन सी। एक तो बताओ मुझे कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है? याद है R/Z बताया था मैंने, ध्यान आ रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपके सर्किट्स हैं जैसे LR, CR, LCR, इसमें कॉस फाई बड़ी आसानी से लिखा जाता है R/Z। और दूसरी बात एक और बताओ भाई जरा, यहां तक तो क्लियर है? Z की वैल्यू मालूम है LR सर्किट में? Z होता है √R² प्लस XL²। XL की वैल्यू ω/L होती है, तो होता है √R² प्लस ω²L²। इसका ओम्स लॉ मालूम है? ओम्स लॉ होता है V बराबर IR। यहां लगाओ तो यहां ओम्स लॉ होता है EV, वोल्टेज की जगह EV, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I की जगह IV, और R की जगह ध्यान दीजिए R की जगह XL। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो यहां से IV की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो होती है EV/XL। ये सारी बातें हमें आती हैं। अब हम पावर का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, चलो बनाओ भाई। पावर का, एवरेज पावर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? EV IV cos phi। ये बेटा एक्सेल गलत लिख गया है, एक्सेल नहीं होता है, ये तो दो सर्किट का कॉम्बिनेशन है ना, तो ये जेड होता है। IV एक्सेल नहीं बेटा, गलती से लिख गया ये जेड। यहां पर भी एक्सेल नहीं होगा भाई, ये गलत है, ये लिखना चाहिए EV/Z। जेड का नाम इंपीडेंस। EV बराबर IVZ, कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो जेड आता है। LR में भी जेड आएगा, RC में भी जेड आएगा, LCR में भी जेड आएगा। बाई मिस्टेक लिख गया है बेटे, है ना। तो जरा ध्यान दो, अब बोलो क्या हो जाएगा एवरेज पावर? EV तो EV ही लिखा है, चलो ठीक है। अब IV की वैल्यू बताओ, EV/Z। cos फाई की वैल्यू बताओ, R/Z। तो फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, EV²
अपॉन जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू भी लगा सकते हैं, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं ईवी स्क्वायर आर अपॉन जेड स्क्वायर करो, अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये एवरेज पावर कंजम्पशन हो गया है किस सर्किट का, बोलो, एलआर सर्किट का। पहले बताओ समझ में आ गया है, एक बार दोबारा देख लो। बोलो कॉस फाई कितना होता है, आर बाई जेड। जेड कितना होता है इस सर्किट में, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू लगा दी है ओमेगा एल। ओम्स लॉ क्या होता है, ईवी बराबर आई वी जेड। जेड इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। जेड कहां कहां यूज होता है, तीन सर्किट्स में। एलआर सर्किट में भी जेड यूज होता है, आरसी सर्किट में भी जेड आता है, एलसीआर सर्किट में भी जेड आता है। अब देखो बेटे, यहां से आप आई आसानी से निकाल लोगे, ईवी अपॉन जेड हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला होता है ईवी आई वी कॉस फाई। ईवी ऐसे ही लिखा है, आई की वैल्यू लगा दी ईवी अपॉन जेड, कॉस फाई की वैल्यू लगा दी आर अपॉन जेड। ये फॉर्मूला हो गया ईवी स्क्वायर आर अपॉन जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू रख दी तो एवरेज पावर निकल आएगी। ये फॉर्मूला ईवी स्क्वायर आर अपॉन जेड स्क्वायर तीनों सर्किट्स के लिए सही है, एलआर के लिए भी, आरसी के लिए भी और एलसीआर के लिए। तो देखो जरा आप आरसी सर्किट को डिस्कस कर लो जरा। हाँ भाई, आरसी सर्किट, इन आरसी सर्किट रेडी हैं, चलो बोलो। ठीक है, बोलो भाई इसका Z कितना होता है, सबसे पहले तो Z बता लो। तो इसका Z होता है, Z को इंपीडेंस कहते हैं, और इसका इंपीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सी की वैल्यू फिर तुम जानते हो 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, तो Z होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है। अब पावर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, पी एवरेज ईवी आई वी कॉस फाई। चलो भाई बोलो, आई की वैल्यू जानते हो, आई होता है, अभी बताया था ओम्स लॉ से, ईवी अपॉन जेड। कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड। ये बातें हमें अब याद हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि याद है तुम्हें। बताओ क्या फॉर्मूला बन जाता, अभी समझाया भी था। ईवी आई की वैल्यू बोलो, क्या बोल रहे हो, ईवी अपॉन जेड। कॉस फाई बोलो, आर अपॉन जेड। कॉस फाई तो हमेशा ही होता है प्यारे बच्चों, आर अपॉन जेड, तो आर अपॉन जेड। फॉर्मूला वही आ जाता है, समझाया था, तीनों जगह एक ही सा रिजल्ट आप लिख सकते हैं, ईवी स्क्वायर आर अपॉन जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू लगा दो इस पर्टिकुलर सर्किट की, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, पावर एवरेज कंजम्पशन इक्वल्स टू ईवी स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये पावर एवरेज पावर हो जाएगी किस सर्किट की है, ये आरसी सर्किट की। अब कौन सा सर्किट रह गया, बोलो भाई, लास्ट कौन सा, एलसीआर सर्किट। इसको भी समझ लो, आसान है। तो इन एलसीआर सर्किट रेडी हैं, चलो हेल्प करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। जेड खाली बताओ, चलो जेड याद है, इंपीडेंस आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। याद आ गया जेड। अब पावर वाला यही वाला फॉर्मूला द्वारा यूज करना है, कहो तो द्वारा डेराइव करें या यहीं से लगा लें, यहीं से लगा लें। अच्छा चलो बताओ फिर क्या लिखोगे। तो पावर है ईवी स्क्वायर आर अपॉन जेड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ईवी स्क्वायर आर अपॉन जेड स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का
होल स्क्वायर। ये बेटे एवरेज पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से मैंने बेटे जो 6 सर्किट्स हैं उन सभी का एवरेज पावर लिखना तुम्हें सिखा दिया है। उसमें सबसे ध्यान देने वाली बात एक ये थी कि एल में और सी में एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां एक और बता रहा हूं बेटा, एल और सी रेजिस्टेंस की तरह जो काम करते हैं वो सिर्फ एसी में ही कर सकते हैं, डीसी में नहीं कर सकते हैं। डीसी में मैंने तुम्हें वहां समझाया भी है जब डिस्कस किया है, तो एक बार और समझा देता हूं। देखो एल सर्किट एसी में तो काम करेगा। एल सर्किट क्यों काम करेगा? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है एक्सएल वो होता है ओमेगा एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है। तो एसी में तो न्यू होता है तो एक्सएल होगा, लेकिन यहां डीसी के लिए देखो तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो एक्सएल की वैल्यू 0 होगी। तो इंडक्टेंस एसी के लिए तो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, डीसी के लिए रेजिस्टेंस जैसा बिहेव नहीं करता है, बल्कि 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ऐसी सी में समझो जरा, ध्यान देना। एक्सी जो इसका रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी होता है। तो एसी में तो न्यू की वैल्यू फाइनाइट है तो एक्सी भी फाइनाइट होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा, लेकिन एक्सी की फाइनाइट वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं डीसी के लिए डिस्कस करूं इसे, तो फ्रीक्वेंसी अगेन 0 है। जब यहां 0 लिखोगे तो एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा और डीसी को चलने ही नहीं देगा। इसीलिए एक चार्ज कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो देखो बेटे, जो आपकी एसी है इसमें रेजिस्टेंस का रोल आर भी प्ले कर सकता है, एल भी प्ले कर सकता है, सी भी प्ले कर सकता है। लेकिन अगर आपको पावर बचानी है तो आप रेजिस्टेंस का रोल प्ले करवाओ एल और सी से, क्योंकि इनमें एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है। अगर आइडियल इंडक्टर है और आइडियल कैपेसिटर है तो एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होगा। तो एसी को एल और सी से कंट्रोल कराओगे तो आपको पावर की बचत होगी, पावर सेव हो जाएगी। और डीसी को आपने अभी देखा कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आर है, एल कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, सी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो मजबूरी में डीसी को कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज है, वो है आर। और अगर आर से कंट्रोल कराओगे तो सर्टेन पावर इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। सर्टेन पावर इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां से मैंने एक संदेश देने की भी कोशिश की है आपको कि एसी जो है वो डीसी से फार फार बेटर है। हम कई बार प्रूव करेंगे। एसी बहुत अच्छी करंट है, बहुत ही उसमें बहुत अच्छे फीचर्स है, और डीसी उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छी करंट नहीं है। आगे जब कुछ आर्टिकल में और पढ़ा दूंगा तो ये बात और भी धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो आज इस बात को तो मैंने तुम्हें समझाया ही है। ओके, तो ये सारा आर्टिकल क्लियर है अब। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।